अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में और आपको बताती चलूं यहां का मसला अब उंगलियों पे आप गिने। सबसे पहले यहां की सड़कें गलियां टूट फूट का शिकार है। डस्ट, मैं जब आई हूँ डस्ट बहुत ज़्यादा है और अगर किसी को डस्ट एलर्जी है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सेहत के लिए भी इतनी ये जो डस्ट है ये अच्छी नहीं है। ये सांस के ज़रिए जब अंदर जाती है और कितने मामला ख़राब होते हैं, अगर एक अच्छे डॉक्टर के पास आप जाके पूछें तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी सेहत को कितना ख़राब करती है। उसी के साथ साथ यहाँ पानी का भी मसला है, यहाँ सेवरेज के निज़ाम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ के जो लोग हैं आज हम मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी और उनसे पूछूँगी कितने अरसे से ये सारी मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अच्छा मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो मैंने गिनवाई हैं, इतनी हैं या इससे भी ज़्यादा है? देखिए, मुश्किलात तो पूरे शहर में भी है, पूरा शहर मुश्किलात का शिकार है। लेकिन हम जिस UC2 फेडरल बी एरिया, बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है और उसके बाद सड़कों का है। कचरा उठाने का निज़ाम यहाँ पर अब तक बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली हुकूमत ने एक नई चीज़ पेश की है सिंध गवर्नमेंट ने कि उनके अपने कुछ लोग आते हैं और वो कचरा लेके जा रहे हैं। लेकिन आप गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद का अंदाज़ इससे लगाइए कि लोगों ने जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसको साथ साथ पैरेलल चला रहे हैं, यानी भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि उनको खतरा ये है कि कुछ नहीं मालूम कि कब ये सिस्टम फ्लॉप हो जाए, कब ये सिस्टम बैठ जाए और कब इसको वापस ले लिया जाए। तो आपका कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं और कचरा लेके जा रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल, मतलब हमें बहुत सारी कंप्लेन है कि नहीं नजर आते पर इस इलाके में नजर आ रहे हैं। ब्लॉक 13 में सूरत हाल ये है कि वो आ रहे हैं, आधे इलाके तक अभी पहुंचे हैं वो, और बाकी के लिए वो कह रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लेकिन लोगों को इत्मीनान नहीं है। लोग इस वक्त पैरेलल दोनों जगह के उससे पेमेंट कर रहे हैं और दोनों जगह के बारे में वो यही सोच रहे हैं कि हम इसको रखें या उसको रखें। तो वहाँ पे एक इजलास भी इस सिलसिले में हमारे साथियों का हुआ था। फैसला हमने यही किया कि भाई कम से कम 2 से ढाई महीना तो आप इन दोनों को एक साथ चलाइए। उसके बाद हुकूमत पे यकीन नहीं है? नहीं है, मुझे नहीं, बात मेरी नहीं है, अवाम की है ये। मतलब आप तो अभी रहनुमाई उन लोगों की कर रहे हैं ना, तो मैं इसीलिए आपसे पूछूं। मुझे एतराफ़ है इस बात का, अवाम की आवाज़ का मुझे एतराफ़ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को इस बात पर एतमाद ही नहीं है। पानी का मसला है, पानी की पोजीशन ये है कि हैरत इस बात पर होती है कि ब्लॉक 13 और 17 के दरमियान से जो मेन रोड गुजर रहा है, जो प्याला होटल तक जा रहा है, उसके ऊपर लाइन डली हुई है, पानी की लाइन है और वो सखीयतन हाइड्रेंट तक जाती है। यहाँ से गुजरते हुए घरों के नलों में पानी नहीं आ रहा और उसी हाइड्रेंट के ऊपर जो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से टैंकर भरे जा रहे हैं और 3000 से 6000 रुपए तक में वो फरोख्त किए जा रहे हैं। तो ये तो वाटर बोर्ड वालों की बड़ी क्वालिटी है ना कि बीच में पानी नहीं आ रहा, कोने में जहाँ पहुँचने में मुश्किल होनी चाहिए वहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। तो क्वालिटी पॉजिटिव बोले, उनकी तारीफ करें कि आप अगर कहीं काम करना चाहते हैं तो वहाँ तक चले जाते जहाँ कोई जा नहीं सकता। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये अजीब व गरीब बात है कि जो नलके का पानी है, जो लाइन का पानी है, वो हाइड्रेंट में जा रहा है और वो वहाँ से हमें ही लोगों को, हमारी इसी इलाके के मकीनों को 13, 17 और 18 के लोगों को 4000 से 6000 रुपये फी टैंकर दिया जा रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में आप खुद अंदाजा कीजिए। कितने अरसे से? ये तो मेरा ख्याल है कम से कम 20 साल तो तकरीबन हो चुके हैं और दिन ब दिन बद से बदतर होता चला जा रहा है। जो पानी आता है वो भी सेक्शन पंप, वो भी सेक्शन पंप से आता है। खैर ठीक है, उस सेक्शन पंप के लिए भी हमारे यहाँ मुनासिब नहीं है वो, लेकिन लोग मजबूर होते हैं कि अगर वो ना लगाएं तो पानी आ नहीं रहा है। क्या करें लोग? 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे, 1.25 घंटे के लिए पानी आता है, उसी में लोगों को जो मिल जाता है वो मिल जाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर बेसिक चीज़ जो है वो यही है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात के अंदर पानी है। ये तो बिल्कुल इब्तदाई और बिल्कुल बेसिक एक नीड है इंसान की, लेकिन उस पर भी किसी तरह के कोई ध्यान नहीं है। लोग परेशान हैं, लोग देखते फिर रहे हैं कि भाई क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। यहाँ तक कि अब ब्लॉक 13 में भी जो बड़े बेंगलोज हैं वो मजबूर हो गए हैं कि वो ड्रिलिंग करवा रहे हैं और ज़मीन से पानी ले रहे हैं, यानी कि बोरिंग ज़मीन से पानी खींच रहे हैं। अब आप इसको सोचिए कि वो पानी का टैक्स तो देंगे सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि अब ये बल्दिया के ज़िम्मे नहीं रहा है, सिंध गवर्नमेंट ने छीन लिया है इसको। अब ये टैक्स तो देंगे सिंध गवर्नमेंट को, लेकिन पानी मिलेगा उनको टैंकर की अदायगी से या बोरिंग की बिजली लगाने से। ये सूरत हाल है। तो इस सिलसिले में भी ख़ास तौर से अच्छा जो एक नई डेवलपमेंट, नेगेटिव डेवलपमेंट जिसको कहना चाहिए, वो ये हुई है लॉ एंड ऑर्डर की।
और इतनी वाज़ेह तस्वीर आ रही हैं, ख़ास तौर से ब्लॉक 13 के अंदर तो इतनी वाज़ेह तस्वीर आ रही हैं कि आप हैरान होंगे चोरी करने वालों की, लेकिन वो पकड़े नहीं जा रहे, कोई नहीं पकड़े जा रहे। हैरत होती है कि पुलिस को मुहैया की जाती है वो वीडियो, लोग मुहैया करते हैं, गाड़ियां गायब हो जा रही हैं, गाड़ियों की शीशे तोड़ के अंदर से पूरा का पूरा गाड़ी का पैनल निकाल लिया जाता है, पूरा वीडियोस दी जा रही हैं। जी हाँ, वीडियो आ रही है, मुसलसल आ रही है और उसमें चेहरा बड़े वाज़ेह तौर पे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ना उनकी कोई पकड़ हो रही है, ना वो कहीं पकड़े जा रहे हैं। आपको वजह क्या नजर आ रही है कि क्यों नहीं पकड़ हो रही, क्यों नहीं पकड़े जा रहे? कोई अगर आप आजाद हो के आज कहते हैं ना लब तो आजाद हैं, अगर आप आज आज़ादी का मुजाहरा करें और बोल जाएं कि क्या वजह हो सकती है? ये सिवाय इसके गफलत के और पुलिस के अपनी खानासाजी के और कुछ नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी जगह के ऊपर इस तरह की वारदात हो और वीडियो दे दी जाए, रिकॉर्डेड वीडियो दी जाए जिसमें उसने चेहरा भी नहीं छुपाया हुआ है चोरी करने वाले ने, डकैती मारने वाले ने, उसके बावजूद वो ना पकड़ा जाए। और ये सूरत हाल किसी एक यूसी की नहीं है, पूरे शहर की इस वक्त यही सूरत हाल है। आप तो कराची की आवाज़ प्रोग्राम करते हैं तो आपको तो हर जगह जाना होता है, खबरें आपके पास मौजूद हैं, पूरे शहर की यही आवाज़ है। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके घर पानी आ रहा है? हाँ, मेरे घर तो खैर पानी आ रहा है, लेकिन बहुत सारे घरों में टैंकर के थ्रू नहीं, के लाइन में लाइन में पानी आ रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जैसे अभी ज़हीर भाई ने एक बात की कि टैंकर के ज़रिए या संक्शन पंप से पानी खींचा जा रहा है। ज़्यादातर लोग संक्शन पंप से ही पानी खींचते हैं और वो पानी गुजारे के लायक भी नहीं होता, लेकिन बोरिंग और कुएं के ज़रिए पानी हासिल किया जाता है। उसके अलावा जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, आप सिर्फ 4 कदम के फासले पर आप जाकर देखें, एक कचरा कुंडी बनी हुई है जिसके आगे ये हॉस्पिटल है, ये बच्चों का स्कूल है, जिनको सारा दिन जो यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं जरासीमों के लिए, वो यहाँ से जरासीम उल्टे लेकर जाते हैं इस हॉस्पिटल से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को थोड़ा टाइम देना, कराची में बहुत कचरा हो गया, उठाएंगे वक्तन फवक्तन, सारी जगह से हो रहा है। आपको लग रहा है कि हो जाएगा? उम्मीद है? नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कचरा उठने की, क्योंकि अभी आप देखेंगे सिर्फ एक आदमी गुजर सकता है उस जगह से। अच्छा। पूरा कचरा है, ये पार्क है, ये डिस्पेंसरी है, स्कूल है, इसके बावजूद सारा कचरा पूरा पड़ा हुआ है, आप जाकर देखें। अच्छा, ये पीछे बच्चों का मदरसा है। अगर कोई यहाँ पे फूड के लिए कोई रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है, या जिस तरह से कराची में बहुत आम है कि ठिये लगा के लोग अपना रोजगार चलाते हैं, इस तरह की डस्ट और वो खाने जो खुले होते हैं यहाँ पे, तो वो अगर हम लोग खाते हैं तो आप सोचें कि वो हमारी सेहत के लिए कितने मुज़िर हैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये जो डस्ट है, आप यकीन करें, मैं यहाँ जैसे ही आई हूँ, यहाँ पता नहीं लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे मैं आई हूँ, मुझे अभी से ही तकलीफ़ होना शुरू हो गई है, क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा यहाँ उड़ रही है, इतनी ज़्यादा उड़ रही है कि मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और बताएं। ये जो भी आप डस्ट उड़ते हुए देख रहे हैं, आज से पहले कल यहाँ पर एक फीट के गड्ढे थे, रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या पेश आता था, कोई बच्चों को लेकर गिरता था, कोई ख़वातीन को लेकर गिरता था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। कुछ जो हमारे यहाँ पर जमात इस्लामी के कुछ लोगों ने बड़ी भाग दौड़ करके ये मट्टी डलवाई और रोड बनवाने की बात कर रहे हैं, तो अब कल यहाँ मट्टी डाली गई है। अब देखो रोड, अल्लाह बेहतर जानता है कि कब बनेगा, उम्मीद तो हमें नज़र नहीं आ रही। नहीं, वैसे कराची में मैं सच बताऊं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी को फेवर करती हूँ, पर अगर आप यहाँ से अगर बाहर गए, कहीं नज़र आ रहा है आजकल सड़क बन रहे हैं, मैंने देखा है 2-4 जगह, मैंने खुद देखा है। अच्छी पॉजिटिव बात भी तो कहे ना, हम लोग पॉजिटिव बातें नहीं कहते। मैं बताऊँ सड़क कैसे बन रहा है। अच्छा, बताएं प्लीज़। खड्डा खोदते सिर्फ कारपेटिंग नहीं हो रही, सिर्फ पैचिंग की जा रही है, और जो पैचिंग भी वो इस तरीके से हो रही है कि 4 दिन के बाद वो उखड़ जाती है। अब ये गुलबर्ग चौरंगी से लेकर वाटर पंप तक आप जाकर देखें, पूरी रोड खुदी हुई, मेरा ख्याल 1 महीना तो कम से कम हो गया होगा। और जो यहाँ से गुलबर्ग से वाटर पंप जाने रोड है, उस पर इतने गड्ढे हैं कि अगर हम माइनस में अगर बात कर रहे हैं, प्लस में बात ये कि पैचिंग नहीं की जा रही है, सिर्फ काम ठीक नहीं हो रहा। हाँ, काम कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पे एक गड्ढा, वहाँ पर उन्होंने डामर डाल दिया,
लेकिन वो एक उस रोड से 1 फीट ऊपर हो गया, वो हमारे लिए आराम का नहीं है और मुश्किल हमारे लिए वो पैदा कर रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज यहाँ मौजूद हैं, मैं ये सोच रही हूँ जो प्यारे प्यारे बच्चे बाइकों पे अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, यहाँ आसपास मुझे घर भी नज़र आ रहे हैं, किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार होंगे। ये तो एक मसला है कि कचरा, सीवरेज का निज़ाम ख़राब, पानी नहीं आ रहा, पर उसके साथ साथ ये जो डस्ट है, आप यकीन करें मुझे अभी से फील हो रहा है कि जैसे मुझे छींकें आएंगी और सांस लेने में मुश्किल हो रहा है। तो वो जो फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं उनके लिए कितनी मुश्किल होगी और वो कितनी सारी बीमारियों के साथ जंग लड़ रहे होंगे। इस पर ज़रूर फोकस होना चाहिए, काम होना चाहिए। जहाँ जहाँ सड़क बन रहे हैं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि प्रॉपर, क्योंकि बजट और पैसा तो उतना ही लग रहा है, तो फिर काम क्यों अच्छा नहीं हो रहा। 4 दिन बाद हम फिर रोएंगे, शोर करेंगे। तो जब पैसा लग रहा है, काम हो रहा है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि काम प्रॉपर हो और वो लॉन्ग टाइम चले। हम लोग जो सफ़र करते हैं हमारी ज़िंदगी भी आसान गुजरे। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है जी, शिकवा ये है, कहने को अब रहा क्या है। इतना अरसे से मुसलसल अच्छा, ये शिकवा है किससे, ये भी बताएं। मौजूदा हुक्मरानों से, सिंध गवर्नमेंट से, बल्दिया के कारिंदों से, बल्दिया के नुमाइंदों से। हम तो सिर्फ शिकायत कर सकते हैं, शिकवा कर सकते हैं, बाकी हमारे बस में तो कुछ है नहीं। और इससे सिर्फ हम एक बात कहते हैं, भाई आप लोग पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट रहो। आप क्यों हमारे हाकिम बनते हो? ये सारे जितने अफसरान आके हम पर हुकूमत करते हैं, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं बनते। इनका काम है, जो हमें कहना ना पड़े, इनको खुद करना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी में शामिल है। मगर जब लोग जिम्मेदारी अदा ना करें तो फिर आप देख लीजिए क्या होगा। जो हो रहा है वो यही होगा, जो कुछ है। लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता। जो भी जिस जैसा का जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। असल मसला हमारा ये है, जिस दिन अपनी जिम्मेदारी अदा करना शुरू कर दें, यही कराची लहलहाता कराची बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये आपके हाथ में कोई बिल नजर आ रहे हैं मुझे, बिल ही है? ठीक है। बात कहना चाह रहा था कि ये मेरा एक बिल आया है, 20 यूनिट का बिल है। ये सितंबर का बिल है, 20,588 रुपए। 20 यूनिट का? 20 यूनिट का। पर यूनिट आपको कितने का पड़ गया फिर? 1000 समथिंग। और मेरे पास ये अक्टूबर का बिल आया है, 3 यूनिट का बिल है, 13,968 रुपए का। ये जो कराची के साथ जुल्म हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक गुड जॉब है ना जी, ये जो इतना बड़ा जुल्म है। और मैं आज शिकायत लेकर मैं गया हूँ, मेरी एप्लीकेशन रिसीव नहीं की गई। ये मेरी एप्लीकेशन, उन्होंने कहा जी हम रिसीव नहीं कर सकते, सॉरी। मैनेजर कहता है भाई मैंने नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये रिसीव कर लूँगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, बिल पे करने का आपको कहा है? हाँ, बिल पे करने का कहा, ये इंस्टॉलमेंट कर देंगे। क्यों कर देंगे? हाँ जी, आप ये, क्योंकि हम नहीं करेक्शन कर सकते। ये करेक्शन करेंगे आप, या तो ऊपर जाइए महकमा आला हुकाम से कहिए, वो शायद अगर कोई पर्सनली करते तो कर दे, वरना हम आला हुकाम में कौन आता है, जरा बताइए। इनके केई के जो जिम्मेदार मिलेंगे आपको जी? वो आपको मिलेंगे? नहीं मिलते, आम आवाम को मिलते हैं वो नहीं, इनको बुलाना पड़ेगा। अब इसके बाद मेरे पास सेकंड ऑप्शन यह है कि मैं इसके बाद नेपरा में इसकी कंप्लेन करूं। ये मेरी कंप्लेन रिसीव कर ले तो ये नेपरा में जाती, नेपरा इनसे करवाएगा। बाकी इनके ऊपर कोई नहीं करवा सकता। मगर क्योंकि मसली बात यह भी है कि नेपरा भी मिली हुई है। अभी मजे की बात आपको बताऊं, कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि म्यूनिसिपल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इसमें म्यूनिसिपल चार्जेस 200 रुपये लिए गए। ये 2 महीने पहले का डिसीजन आया कोर्ट का, और कोर्ट के डिसीजन को भी इन्होंने उठा के एक तरफ फेंक दिया। ये केई की कोर्ट भी इनके लिए सिंध हाई कोर्ट का फैसला है कि 200 रुपये अभी भी लगे हुए हैं म्यूनिसिपल चार्जेस के। तो अब आप भला बताइए कि जब जो कंपनी कोर्ट के अहकामात को नहीं मानती तो वो किसके अहकाम को माने? अच्छा, ये वजह क्या है? मतलब ये इतने दलेर क्यों है? ना कोर्ट के ऑर्डर मान रहे हैं, ना हम आवाम, गरीब आवाम की बात सुन रहे हैं। हम अगर लेके जाते हैं अपने बिल के 3 यूनिट का 13,000 बिल कैसे आया, वो तब भी कहते हैं हम आपको किस्तें कर देते हैं, आप भर दें। मतलब आपने भरना ज़रूर है बिल, चाहे हमारी गलती है पर भरना ज़रूर है। क्या वजह क्या है? ये क्या सब अंधे हो गए हैं? कोई पूछने वाला नहीं है? कराची वालों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है,
क्यों नहीं पूछा जा रहा? इतने प्रोग्राम भी हो रहे हैं, इतनी कराची की आवाज़ पे हम भी चीज़ें दिखा रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है वजह कोई ऐसी जो शायद हम में से कोई ना समझ पाए, और आप अपनी अगर तजर्बे की बुनियाद पे कहें तो क्या आपको वजह नज़र आती है? सिंपल सी एक बात है, अगर आप समझने का चाहें, लोग समझना चाहें, लोगों के लिए क्या सबके लिए एक मिसाल है कि अगर घर का बड़ा सही होगा घर सही होगा, घर का बड़ा ख़राब होगा घर ख़राब होगा। लिहाजा हमारे जो बड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े हैं वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, जैसा वो चाहेंगे वैसा हो रहा है, ये उनकी मर्ज़ी से। कोई ये मेरे घर के अंदर कोई, मैं बड़ा हूँ, मेरे घर के अंदर कोई दूसरा आदमी आके कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं ना चाहूँ। तो ये अमूमन पाकिस्तान का मसला यही है कि यहाँ के बड़े क्या चाहते हैं, पाकिस्तान किस तरह का चाहते हैं, क्या इसी तरह लूला लंगड़ा पाकिस्तान चाहते हैं या इसी तरह जो चाहते हैं ये बड़ों को फैसला करना है। और बड़े जो हैं वो आपको पता है कौन है बड़े। अब मुझे ये बताएं, ये जिस तरह के इलेक्ट्रिक के बिल आ रहे हैं और जो आवाम है 20 से 25 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी होती है, तो आपको लगता है कि आइंदा आने वाला जो वक्त है वो आपको लगता है कि लोग अपने घर में उनकी लाइट होगी, बिजली होगी, या वो कट जाएगी क्योंकि बिल नहीं पे कर सकेंगे? आपको आने वाला वक्त क्या दिखा रहा है? बिल्कुल जो आप सही कह रही हैं वो वजह कह रही हैं कि आइंदा आने वाले हालात जो हैं, और हमारा इस वक्त जितना भी यंगर तबका है वो 15 से 20 हज़ार बहुत अच्छा है, कोई स्किल है तो वो 30 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा है, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं है। आज 30 हज़ार में एक घर का खर्च, मियाँ बीवी अगर 1-2 बच्चे हैं तो उसके साथ पूरा नहीं होता, अगर किराए का मकान है तो फिर तो पूरा ही नहीं होगा। और किसी की सैलरी इससे ज़्यादा नहीं है। जितने स्किल वर्कर हैं, स्किल वर्कर को 30 हज़ार से ज़्यादा ऊपर सैलरी नहीं मिल रही, क्योंकि जॉब क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि 15 हज़ार पे काम करने वाला आदमी है, मेरे पास 10 पे आने को तैयार हैं लोग कि भाई 10 में दे दें, हमें 10 में काम कर लेंगे, मगर क्योंकि मेरे पास 10 भी नहीं है तो लिहाजा मैं मजबूर हूँ करने पर। तो यार 10 तो आ रहे हैं। तो यही वो चीज़ है जिसकी वजह से कराची, और इसकी मेनली वजह जो है वो है हमारी इंडस्ट्री हमारे यहाँ कराची में टोटल बंद हो चुकी है। उसके अंदर और वही जॉब क्रिएट करती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती सबको। जितना हमारे यहाँ टैलेंट पड़ा हुआ है, ऐसा टैलेंट है कि हम लोग तो यूरोप से या दूसरे कई तरक्की याफ्ता ममालिक से आगे हों। मैं खुद एक टेक्नीशियन आदमी हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारे इस मुल्क में ऐसा टैलेंट है, ऐसी चीज़ें वो बना सकते हैं, मगर क्योंकि उनके पास फोरम नहीं है, उनके पास जगह नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, हमें कहीं से कर्जे लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे पास इतना पोटेंशियल इस पाकिस्तान में अल्लाह ने दिया है, तो इसकी वजह से आज भी हम इस पर उम्मीद हैं कि अगर सिर्फ यहाँ पर आप अपना चेक एंड बैलेंस सीधा कर लीजिए, आपको हमें किसी से कर्जा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें पाकिस्तान को इतना नवाजा हुआ है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे इतनी गुफ्तगू के इलेक्ट्रिक ने 3 यूनिट पे 13,000 बिल, फिर 20 यूनिट पे 20,000 बिल, और फिर ये अगर जा भी रहे हैं, कंप्लेन भी कर रहे हैं और फिर बता भी रहे हैं, और फिर भी ये कहा जा रहा है कि किस्तें हो जाएंगी पर आपको भरना पड़ेगा। ये तो मतलब वो अंधा कानून नहीं होता, ये वो राज है कि आप पिस रहे हैं और गरीब आवाम पिस रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा ही है, मेरा ख्याल है हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने के इलेक्ट्रिक के ऊपर तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर ली है। मुझे तो मतलब एज अ कॉमन सिटीज़न जो मेरा मसला है ना वो, और मैं कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं दे रहा, मैं कोई स्टूपिड किस्म के स्लोगन को नहीं लॉन्च करना चाह रहा कि जी एक ख़ास कौम के लिए बात कर रहा हूँ। कराची तो ऐसा मतलब शहर है कि जहाँ पे पूरा पाकिस्तान बसता है, और इस पूरे पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पर आके अपना माश तलाश करते हैं, अपना इनकम कमाते हैं, यहाँ से नौकरियाँ करते हैं, उनको यहाँ पालता है और पूरे मुल्क को पालता है। सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं पालता, बल्कि यहाँ पे जो हम टैक्स देते हैं वो 60-70% टैक्स कंट्रीब्यूशन कराची की जा रही है पूरे मुल्क के टैक्स कलेक्शन में। और उसके बाद हमारा ये हाल है कि अगर आप किसी मतलब बाजोड़ और वजीरिस्तान चले ना, तो शायद वहाँ पे बेहतर सड़कें बनी हुई हो। यहाँ पर आप सुबह शाम निकलें, धूल मिट्टी खा के, धक्के खा के, ऊपर नीचे गड्ढे, फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं मोटरसाइकिल सवार बेचारे, वो गिर रहे हैं, गटर उबल रहे हैं, मच्छर पल रहे हैं, डेंगू में लोग मर रहे हैं। अजीब व गरीब माहौल है, मतलब इतना पसमानदा शायद ही कोई इलाका हो। आप नहीं समझते कि हमारा टैक्स अब हमारे कराची पे ही लगना चाहिए, ताकि हमारा कराची जितना डूब चुका है, और कराची के लिए दूसरे शहर आप देखें, मतलब मेरे और शहरों में जो रिश्तेदार हैं वो कहते नहीं अब कराची आने का दिल नहीं करता, तो कराची का टैक्स अब कराची पे लगना नहीं चाहिए। मैं जी पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कराची से मूव आउट हो चुके हैं, और एक बाकायदा वेव चल चुकी है, लोग भाग रहे हैं यहाँ से अपनी अपनी फैमिलियाँ लेके। भाई ये शहर जिसने पूरे पाकिस्तान को बचाया हुआ है, माशी हब है पूरे पाकिस्तान का, आपकी बंदरगाह के साथ लगता है, आपको
कमा के दे रहा है, वहाँ से लोग जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो कराची का मसला ये कि भाई अगर जो पैसा भाई वहाँ जा रहे हैं, हम पूरे, और हम सब हमारे हैं, मतलब जितने भी बाकी कौमों के लोग बसते हैं पूरे मुल्क में वो सब हमारे हैं, हमारे भाई हैं, हम उनसे कोई नफरत नहीं रखते, हम कोई उनके साथ अलग वो नहीं होना चाहते। लेकिन भाई जब हम पूरे मुल्क को पाल सकते हैं तो हमारा पैसा भी तो हमारे ऊपर लगाओ ना, ये हमारा हक है। तो यार ये सड़कें बनाने में कौन सा मुजायका है, ये गटरों को ठीक करने में, लाइनें ठीक करने में कौन सा मुजायका है? क्यों ज़बरदस्ती की करप्शन, क्यों ज़बरदस्ती हम लोगों को पुश बैक किया जा रहा है, हम लोगों को मज़ीद तनज़ुली की तरफ धकेला चला जा रहा है? भाई एक प्रॉपर गवर्नेंस होनी चाहिए, सीधा सीधा निज़ाम है बल्दिया का। मतलब टाउन नाजिम थे, इससे पहले भी हमने दौर देखे, नमतुल्लाह खान साहब का दौर देखा है, अफगानी साहब का दौर देखा है, अच्छी डेवलपमेंट हुई है। कराची को वाकई में वो सही ट्रैक के ऊपर लेकर आए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इम्पॉसिबल हम बात कर रहे हैं, हमने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है। तो दोबारा क्या हम ये ऐसा है कि बल्दियात में जितने फंड दिए जाते हैं और उससे ज़्यादा मुश्किलात है, उससे ज़्यादा काम है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा, ये भी एक वजह हो सकती है, आपको लगता है? देखिए जी, हो सकता है कि ये कहीं हद तक, किसी हद तक ठीक हो, लेकिन मुझे जो जानता हूँ ना मैं, वो ये कि मैंने देखा नमतुल्लाह खान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि यार जो फंड्स मिल रहे हैं बल्दिया के मद में, वो अपनी जगह उन्होंने बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस को, जाइंट्स को गैदर किया, एक टेबल पे बिठाया और उन्होंने कहा भाई स्पॉन्सरशिप को तुम कराची से खा रहे हो, लाओ कराची को वापस निकाल के दो पैसा। और उन्होंने उनसे, आप देखें कितने कितने फ्लाईओवर्स हैं जो उन कॉर्पोरेट्स ने बनवा के दिए हैं, ठीक है? तो उन लोगों से स्पॉन्सरशिप ली। तो ये मसला नहीं है, सिर्फ नेक नियति का मसला है, सिर्फ और सिर्फ ये मसला है कि यार करप्शन मत करो। सवाल अमाल होने चाहिए बंदे के, मतलब सही तरीके से लगाए ना, जो उसके पास फंड्स आ रहे हैं, जो रिसोर्सेज है। मतलब आप सिर्फ मिसाल लेने कचरे उठाने की, भाई जमादार तो है, स्वीपर तो है, माली तो है जो बाग में जाके पानी दे सकता है, इसमें कौन सी परेशानी है? मतलब उस जमादार से कचरा क्यों नहीं उठवा सकते हो? क्यों पूरे कराची को कचरे का ढेर बनाया हुआ है? तो इसमें तो कहीं आपको फंड्स नहीं चाहिए। आपकी गाड़ियों में पेट्रोल की पर्चियां भी भर रही हैं, वो जा रहा है टैक्स, वहाँ से पैसा जमा हो रहा है पेट्रोल का, गाड़ियाँ वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं, उसके पुर्जे बिक रहे हैं। तो इस करप्शन को तो ख़त्म करो। जो तो ये रोना बेकार है ना कि यार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है। जो हैं फंड, जो रिसोर्सेज हैं, वो तो लगाओ, कराची की शक्ल ही बदल जाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आपको बताती चलूं कि मैं अब ब्रेक से वापस आई हूं तो दूसरी लोकेशन पे हूं। ये थोड़ी सी देखें मेरे कराची की ये खूबसूरत जगहें जहां आपको खूबसूरती से कचरा बिखरा हुआ नजर आएगा, जहां बदबू आपको इतनी शदीद मिलेगी कि मुंह खोलेंगे तो ऐसे लगेगा कि अब तो आप कुछ और ही करने वाले हैं। ठीक है, आसपास देखें, मुझे एक बड़ा अच्छा सा पार्क भी है यहाँ पे। ठीक है, लोग यहाँ आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए, अच्छा टाइम गुजारने के लिए, एक अच्छी आबो हवा लेने के लिए, ताकि हम एक्टिव हों, हेल्दी हो। यहाँ आके पहले तो वो कचरे की बदबू सूंघते हैं, फिर इतनी गंदगी देखते हैं और फिर उसके बाद वो अंदर जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि क्या आप सेहतमंद होंगे इस आबो हवा में? ये सवाल है मेरा। पीछे मुझे घर नजर आ रहे हैं, अब वो घर वालों के घरों में कितनी गंदी बदबू जाती होगी। यहाँ खड़ा होना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। ये आप स्क्रीन पे फुटेजेस सारी देख रहे हैं, ये यहाँ की सूरत हाल है। भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? पार्क के सामने कचरा, ये कचरा कितने अरसे से है? कचरा तकरीबन ये 8-10 साल हो रहे हैं। और इससे पहले ये सामने जहाँ पर अभी हम लोग उससे पहले खड़े हुए थे रोड पे, तो उसके सामने जो मेडिकल डिस्पेंसरी बन रही है, अब ये कचरा कुंडी को जो है इधर शिफ्ट कर दिया गया है। और कचरा कुंडी का मतलब कचरा कुंडी को भी शिफ्ट किया जाता है? बिल्कुल, इधर शिफ्ट कर दिया गया है। और कचरा कुंडी तकरीबन ये 5 से 6 ब्लॉक्स का कचरा जो इधर लाके डंप किया जाता है। कचरा कुंडी का तो मेन रूल ये है कि कचरा कुंडी हमेशा इलाके से जो रेजिडेंशियल एरिया है उससे दूर हुआ करेगी। लेकिन ये तो रेजिडेंशियल एरिया जो ब्लॉक 18 है, इसी के अंदर, और पार्क भी साथ है, बिल्कुल पार्क के साथ जो ये कचरा कुंडी जो है कायम कर दी गई है, जो बिल्कुल नाजायज़ है, नाजायज़ कचरा कुंडी। और इस पर जो है वो जो बोल सकते हैं वो कामे बाला जो है इस पर रिश्वत और ये तमाम मामला जो है वो लिए जाते हैं। तो इसको जो है रोकथाम की जो है ज़रूरत है इस पर। अच्छा मुझे बताइए
बताइएगा ये इसके पीछे क्या कोई कारोबार हो रहा है, क्या हो रहा है? बड़े बड़े एक मुझे मैं अच्छा शो करते हुए पीछे भी देख रही हूँ कि ये बड़े बड़े एक वो रखे हुए हैं थैले से, पता नहीं उसमें कुछ क्या कर रहे क्या रहे हैं, ये कोई काम भी हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, कचरे के बारे में तो आपके बारे में इल्म होगा कि ये जो कचरा, ये कचरा नहीं होता, ये इसको बोला जाता है कि सोना है। इसमें से जो है थैलियाँ अलग की जाती हैं, कागज़ अलग किया जाता है, गत्ता अलग किया जाता है, और फिर जो है वो गत्ता अलग करने के बाद तमाम चीज़ों को एक तरफ करके और फिर ये बेचा जाता है। तो ये कचरा नहीं है, ये सोना है, ठीक है। तो ये जो है आज से अगर पहले दिया जाए कि नेमतुल्लाह खान साहब की जब बल्दिया थी उस वक्त इस कचरे को जो है तमाम मामलात किए जाते थे, कचरे को अलग करके इसको जो है वो रिसाइकिल प्रोसेस जो होता है कागज़ की फैक्ट्री में चला जाता था। और उसके बाद इस पे जो है चाइना ने भी जो है वो बिजली बनाने के लिए जो है वो पेशरफ्त जो है वो कहा है कि जो है हुकूमत को जो है कि हम जो है बिजली बनाएंगे इसके लिए ज़रिए से, लेकिन वो भी जो है हुकूमत को इस पर जो है एक्शन नहीं लेती है। ठीक है जी। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, ये अब कचरा भी आपने देख लिया, पीछे जो काम हो रहा है वो भी आपने देख लिया, और ये कचरा कुंडी जो है ये पहले कचरा कुंडी वहाँ होती थी, ये वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई है। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के रिहायशी हैं या कारोबार है या किसी और ब्लॉक में रहते हैं? जी, मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि आपने अभी कचरे पे बात की, बल्दियाती, उसके ऊपर माशाल्लाह आपका चैनल बात कर रहा है कराची की आवाज़ की सूरत में। तो इस वक्त ये कैफियत तो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ गुफ्तगू की है। पीछे डिस्पेंसरी मौजूद है, यहाँ इसी तरीके से पार्क मौजूद है, उसके बैक साइड पर ग्राउंड मौजूद है, मस्जिद है और दीगर लोग मौजूद हैं, और फिर रोड की सूरत हाल आपके सामने है। तो कराची के मसाइल के हवाले से हम क्या क्या बात करें कि पूरा कराची जो है वो रोड के हवाले से ऐसी कैफियत हो गई। गुज़िश्ता दिनों ये एक रिपोर्ट आई कि लोग जो नौजवान यहाँ के गुजर रहे हैं उनकी कमर डैमेज हो रही है, उनकी बैकबोन के ऊपर मसाइल हो रहे हैं, उनकी सेहत का मसला ये है। दूसरी बात यह है कि जैसे अगर पार्क और करीब इस कचरा कुंडी की वजह से लोग क्या बीमार हो रहे हैं, कचरा क्या नाम है, बारिश की वजह से, गटर के पानी की वजह से डेंगू की बीमारी कितनी फैल चुकी है, ये सारे मसाइल जो है कराची के शहरी जो हैं वो भुगत रहे हैं और बड़े लंबे अरसे से भुगत रहे हैं, और उसके ऊपर सुनवाई कुछ भी नहीं है। ना रोड बन रही है, और अगर रोड बनती है तो उसकी कैफियत यह है कि वो 3 से 4 महीने भी नहीं चल पाती है, और दोबारा गटर के पानी की वजह से और दोबारा वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो हम सबसे पहले तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो अभी माशाल्लाह मुर्तज़ा वहाब साहब कोशिश कर रहे हैं, कराची के अंदर रोड बना रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अब नहीं है वो अभी नहीं है, लेकिन मसला है एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक इनिशिएट लिया। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि जो पिछला रोड है ये गुज़िश्ता 6-8 महीने पहले बना और 2 महीने भी नहीं चला। तो हमारा मुतालबा ये है कि रोड बनाएं लेकिन उसकी क्वालिटी का ख्याल रखें और इसी तरह करें कि वो पायदार हो। इसके साथ साथ जो दीगर काम करने हैं, कचरा उड़ भी सकता है, कचरा रिसाइकिल भी हो सकता है। तो ये कचरा हकीकतन जो कराची के जोन्स बने हुए हैं, पूरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट का मुख्तलिफ जगह पर कचरा डंप होता है, रिसाइकिल होता है, इसे वहाँ जाना चाहिए। शहरी परेशान है, उसकी वजह से, बीमारियों की वजह से परेशान है, बिजली के बिल का तस्करा है, और उससे ख़तरनाक चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर है। यानी लॉ एंड ऑर्डर ये है कि ख़वातीन निकलती हैं सुबह अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, सौदा सल्फ लेने के लिए, तो उन्हें छीन लिया जाता है, उनके पर्स छीन ली जाते हैं, चेन छीन ली जाती है। इसके अलावा क्या है, बिल्कुल धड़ल्ले के साथ मोटरसाइकिल पर लोग आते हैं, गुजरने वालों के साथ किसी की बाइक छीन रहे हैं, किसी के जो है वो पर्स छीन रहे हैं, और आराम से इत्मीनान के साथ कार्रवाई करते हैं और आराम से चले जाते हैं, ना मुंह ढका हुआ तो चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आवाम बेदार हो रही है, तो उनको पकड़ने की कोशिश करती है, शिकायत भी करती है, तो पुलिस भी कोशिश तो करती है, लेकिन कभी हो जाता है कभी नहीं। लेकिन इसके हवाले से शिकायत की जाती है तो गश्त बढ़ा दिया जाता है। तो कोशिश ये है कि हमारी कोशिश, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बल्दियाती मसाइल को हल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की कैफियत को बेहतर किया जाए, रोडों की कैफियत को बेहतर किया जाए, पानी के मसाइल को हल किया जाए, बिजली के मसाइल को हल किया जाए, ताकि आवाम सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये कचरा, ये बदबू, ये गलियाँ, ये सड़क टूट फूट का शिकार, डस्ट, बीमारी, पानी नहीं, सीवरेज का निज़ाम नहीं, अब आगे अब क्या मैं बोलूँ, अब आप बोले। आज कराची रोशनियों का शहर कहलाता था और पूरा पाकिस्तान जो है कराची में रहने की ख्वाहिश करता था। आज वो दिन आ गया है कि कराची से लोग तंग हैं, कराची से लोग भाग जाना चाहते हैं। लोग जो पढ़ा लिखा यहाँ का तबका है वो भाग गया है। बहुत कम अफराद ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो यहाँ रहें, क्योंकि यहाँ की तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ कोई SOP किसी काम का फॉलो नहीं हो रहा।
तमाम सड़कें जो हैं एसओपी के मुताबिक बननी चाहिए। हर सड़क बनती है वो 3 दिन 5 दिन 5 हफ्ते में जाके वो एक दफ़ा बारिश हो जाए तबाह हो जाती है, बह जाती है और कहा जाता है कि जी हमने तो बनाई थी। बात यह है कि जिन लोगों ने वो साइन की है कि ये अप्रूव किया है कि ये सड़क अब बन गई है और बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, तो वो उनको पनिशमेंट क्यों नहीं होती? उनको क्यों नहीं टर्मिनेट किया जाता? उनको क्यों नहीं अदालतों में घसीटा जाता, बुलाया जाता? उसके बदले यहाँ एक माफियाज काम कर रहे हैं। ये देख लें कचरा कुंडी में वो साथ ही कागज़ जमा करने वाले लड़कों ने अपना वो बना रखा है, घर झोपड़ी भी बना ली है, बल्कि घर भी बन गया उनका छोटा सा। अब ये यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ कौन अफराद रह रहे हैं हमें नहीं पता। मेरे ख्याल में यहाँ की पुलिस को भी इल्म नहीं होगा कि ये जो लोग हैं ये वाकई पाकिस्तानी भी हैं या तकरीबकार हैं। तो हम इस किस्म की सूरत हाल में पूरे पाकिस्तान में तो शायद नहीं है, लेकिन इस शहर के अंदर जो है खुसूसन हुकूमत जो है बिल्कुल छोड़ चुकी है, इस शहर को तना छोड़ दिया है उन्होंने। कोई हुकूमत को, इदारों को कोई मैसेज देना चाहे? इदारों के लिए सबसे अहम मैसेज ये है कि तमाम ये बड़े शहरों को चलाने के लिए दुनिया भर में मेट्रोपॉलिटन्स जो होती हैं वो चलाती हैं, वो बल्दियाती निज़ाम चलाता है। यहाँ बल्दियाती इलेक्शन जो हैं जुलाई में होने थे, उसको डिले किया जा रहा है। ख़ास तो जानबूझ के वो अपने हुकूक देना नहीं चाहते। वो समझ में नहीं आता कि हर शख्स अगर हर काम वज़ीर आज़म साहब खुद ही करेंगे तो ये आवाम क्या करेगी, और इन सब जो मुश्किलात हैं उसका हल क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये अपनी जो है जो सर्विसेज हैं वो डेलीगेट करें नीचे, और उनके एसओपीज़ होने चाहिए जिसको वो प्रॉपर फॉलो करें। मिनिस्टर्स का काम होता है कानून बनाना। जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं वो कानून बना रहे हैं, लेकिन हर कानून उनकी अपनी तनख्वाह और अपने बेनिफिट्स के लिए तो होता है, लेकिन आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। उनको चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं उसको फॉलो करें, और सबसे अहम बात यही है कि वो एसओपीज़ जो हैं, जो टेक्निकल वर्क्स हैं, जो डेवलपमेंट्स के वर्क्स हैं, उसमें एसओपीज़ होने चाहिए जिसको अप्रूव होना चाहिए। मिनिस्टर अगर वो बनाते हैं तो उसको अप्रूव करें और उसके मुताबिक उसको फॉलो करें। कि कोई एक डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट्स तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, हर शख्स तनख्वाह लेने वाला भी मौजूद है, जमादार भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ कोई ना तो जमादार से पूछता है, क्योंकि हमने तो नहीं देखे पिछले कई सालों में कि जमादार गलियों में आ रहे हैं और सफाइयाँ कर रहे हैं। उससे पहले तो करते थे सारे। नेमतुल्लाह खान का दौर तो बेहतरीन दौर था इस शहर का। उससे पहले भी जो है जमात इस्लामी के जब रहा तो उस वक्त तो बहुत ही अच्छा हालात थे अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन यही कि पहले रिसोर्सेज कम थे, अब रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, आबादी भी ज़्यादा है, मुश्किलात यकीनन ज़्यादा हैं, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे और अपनी जो है ईमानदारी के साथ जो है उनको फॉलोज करें एसओपीज़ को, ताकि जो है तमाम काम जो है अपनी जगह पे सही हो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। अब बात थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा अगर 2 साल पहले की बात करूं तो जब कोरोना आया तो उस टाइम एक टाइम दिया गया था स्मार्ट लॉकडाउन। उसमें सारी दुकानें, सारे रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें बंद करना, 4-6 लोगों को एक साथ ना रहना और आपस में बहुत करीब करीब किसी मार्ट में या कहीं भी आप नज़र ना आए। भरपूर तरीके से गुड जॉब हमारी पुलिस ने की और दिखाया कि काम किस तरह होता है। अगर उस स्मार्ट लॉकडाउन में टाइम के बाद अगर कोई शॉप या कोई खुली है, कोई रेस्टोरेंट या कुछ भी, तो वो आ जाते थे और उन्होंने काम करके दिखाया। अब इतनी स्नैचिंग हो रही है, गरीब आवाम पिस रही है, चोरी हो रही है, उनके मोबाइल छिन रहे हैं, लड़कियों से उनका गोल्ड छीना जा रहा है और बहुत कीमती जाने वो अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। तो अब भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी तरह से पुलिस एक्टिव हो, इसी तरह से मामलात हों ताकि कराची की आवाम सेफ हो, हम बहुत सुकून से बाहर जाएं और हमें कोई डर और खौफ ना हो। ये वाला जो डर और खौफ है ना, ये बड़ा खतरनाक है, इसको मेरे कराची से ख़त्म होना चाहिए। ये इतना ख़तरनाक खौफ है कि आप कहीं भी निकलें आपको ये कचरा, बदबू, ये गंदगी, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। मेरे कराची की खूबसूरती को ख़राब करने के लिए ये एक बहुत मेन किरदार अदा करे। और मैं अपील करती हूँ लोगों से, बल्कि मैं आज रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतने अरसे से कराची की आवाज़ पे मैं यही आवाज़ उठा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो आज मैं अपील करती हूँ कि खुदारा ज़रूर इस पे काम करें, कराची को फिर खूबसूरत बनाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जहाँ रहते हैं उस घर को खूबसूरत बनाते हैं। तो जिस शहर में रहते हैं वो भी आपका अपना घर है। सिर्फ आपका अपना महल अगर खूबसूरत हो और बाहर गंदगी हो तो कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने शहर को खूबसूरत बनाएं, अपने सूबे को खूबसूरत और साफ़ सुथरा बनाएं, ताकि दूसरे सूबे के लोग और दूसरे शहरों के लोग आके हमारे शहर की तारीफ करें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट ऐनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।